हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारे पास अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको मेंशन किया गया है। लेकिन उन सबको छोड़ के क्लास 10th में जो चैप्टर हमें दिया गया है वो है कार्बन का। इसका मीनिंग है कि कार्बन में कुछ ऐसी खास बात है जो उन सब में नहीं थी, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। वो खास बात क्या है कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं हमारे सराउंडिंग में, सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी कार्बन है का पार्ट है एक। इसके अलावा जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जो है ऑलमोस्ट हर चीज में है, चाहे वो उसकी क्वांटिटी स्मॉल है चाहे क्वांटिटी क्या है ज्यादा है। इसकी वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी कार्बन को स्टडी करने जा रहे हैं। जितना इंट्रोडक्शन हमें पता है कार्बन का, वो क्या है कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है। ये हमें अब तक पता है इसके बारे में। 6 से हमारा मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 6 है और प्रोटॉन भी यहाँ पर 6 है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर का मीनिंग ये है कि इस टाइम इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास 6 है और प्रोटॉन भी कार्बन के पास 6 है। अगर आप इनको कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ना चाहो, शेल में जिसे आप डिवाइड करना बोलते हो, कितने इलेक्ट्रॉन K में जाते हैं कितने L में जाते हैं, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 2,4। पहले शेल में जाते हैं 2, दूसरे में जाते हैं 4। अब एक चीज आपको बताई गई थी 9th क्लास में कि हर एटम जो है अपना शेल कंप्लीट करना चाहता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। यानी कि हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मीनिंग ये शेल को पूरा करना। कार्बन भी वही सेम चीज करेगा। 2 ऑप्शन है कार्बन के पास, जैसे आपने पढ़े हैं, या तो कोई अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या कोई अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। लूज करता है तो प्लस का साइन आ जाता है उसके ऊपर, गेन करता है तो माइनस का साइन आ जाता है। लूज करने वाले को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का बोला जाता है, गेन करने वाले को इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का बोला जाता है। कार्बन के पास दोनों चांस है। यहाँ अगर कार्बन गेन करता है तो 4 गेन करके यहाँ 8 हो जाएंगे, शेल पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन लूज करता है तो ये 4 के 4 लूज कर दे तो सिर्फ 2 रह जाएंगे, तो भी शेल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें पता लगाना है कि कार्बन क्या करेगा। देखो, अगर कार्बन लूज करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड है, बंधा हुआ है। और यहाँ तो हमें कितने लूज करने हैं, 4। तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना है, और इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है देना हमारे लिए। तो इसलिए ये ऑप्शन तो यहाँ से गायब हो जाता है, लूज करने वाला। फिर ऑप्शन बचता है दूसरा कि क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, पहले इलेक्ट्रॉन थे 6, गेन करने के बाद 4 गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने ही रहेंगे, 6 रहेंगे। तो पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आराम से बांध के रखता था, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांध के अच्छे से रख रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 4 और इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 10। अब प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रख पाना। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ गई। लूज करे तो एनर्जी नहीं है इतनी जो लूज करा दे, गेन करे तो प्रोटॉन संभाल नहीं पा रहा, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। तो फिर अब कार्बन करेगा क्या? तो कार्बन ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है। कार्बन जो है वो शेयर करता है, वो अपनी चीज दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, जरूरत पड़ने पर वो वापसी ले लेगा। तो ये जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की,
उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहले भी जब हमने चैप्टर नंबर 3 किया था मेटल नॉन मेटल, वहां पर आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, वहां भी मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए दो एटम्स के बीच में तो उसको तो बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर ना हो, शेयरिंग हो, सिर्फ काम चलाने के लिए शेयर कर लिया, उसको बोलते हैं हम फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड्स व्हिच आर formed by the sharing of an electron pair, sharing of an electron pair between two same और डिफरेंट एटम्स, दो या तो सेम, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग हो या कार्बन किसी और के साथ शेयरिंग करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, बॉन्डिंग कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, या तो एक जैसे एटम के बीच में शेयरिंग हो, कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, चाहे डिफरेंट के साथ हो, तो जहां इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन जो है ना लूज करता है ना गेन करता है, ये क्या करता है, शेयर करता है हमारे पास। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एलोट्रॉप्स। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एलोट्रॉपी, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखिए क्या है इसका मीनिंग, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए, एक चीज के एक से ज्यादा अवतार हों और उन सारे अवतारों की फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो, साइंस में बोले तो उन सारे फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में वो सारे जो है, केमिकल कंपोजिशन में वो सारे सेम हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दूध एक एलिमेंट है, उसके दो अवतार हैं, एक पनीर एक खोया, दोनों दूध से ही मिलकर बने हैं, इसलिए हमने उनको बोल दिया कि दोनों दूध के अवतार हैं। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, दिखने में अलग, टेस्ट अलग, यूज भी अलग अलग होते हैं। एक नमकीन चीजें बनाने में ज्यादा यूज किया जाता है, दूसरे से सिर्फ मिठाई बन सकती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। लेकिन अगर बात करें केमिकल कंपोजिशन की तो दोनों के दोनों किससे बने हैं, दूध से बने हैं। तो केमिकल कंपोजिशन तो हुआ सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी हुई अलग अलग। तो ये जो दो फॉर्म मैंने बताई, इन दो फॉर्म को बोलते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ मिल्क। ये मिल्क के दो अवतार हैं तो इनको बोलेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ मिल्क। और ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रॉपी। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which an element exists in more than one form, एक फॉर्म से ज्यादा में वो पाया जाता है, and each form has different physical property
बट सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होंगी, लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको बोलते हैं एलोट्रोपी। और ये जो फॉर्म है, दीज फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रोप्स। दीज फॉर्म्स आर नोन एज, इनको एलोट्रोप्स बोला जाता है। कार्बन के चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के दो मेन फॉर्म्स हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में जो कार्बन के अवतार हैं, एलोट्रोप्स हैं, वो तीन हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो कार्बन के अवतार है वो है कोयल, कोयला, चारकोल और भी जितने फॉसिल फ्यूल्स के रूप आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि कार्बन के हम तीन अवतार, यहाँ पर तीन एलोट्रोप्स को डिस्कस करेंगे। एक होगा डायमंड, एक होगा ग्रेफाइट और एक होगा फुलरिन। तीनों में हम क्या देखेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उनके यूज लिखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे और कंपेयर करके ये देखेंगे कि तीनों के तीनों कार्बन से बने हैं। ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मैचिंग नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी मैच नहीं करती। ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, और उसको हम डिफरेंस की तरीके से करेंगे, जैसे डिफरेंस करते हैं तीन चीजों का। लाइन लगा देते हैं, देखिए यहां है हमारे पास डायमंड, ये हो गया हमारे पास, ये दो मेन अवतार आपने नाम सुन भी रखे होंगे इनके। तीसरा हो गया हमारे पास फुलरिन। तीन हमारे पास कार्बन के अवतार हैं, ये फॉर्म है कार्बन के। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास, ग्लास का पीस आप बोल सकते हो इसको। बहुत ज्यादा चमक है, चमकता बहुत ज्यादा है। किसकी वजह से है चमक? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से है। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से लाइट उसके अंदर सबसे स्लो ट्रेवल करती है, एक तरीके से फंस जाती है उसके अंदर लाइट, जिसकी वजह से उसकी चमक बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे डायमंड में, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, इट इज colorless transparent substance having high brilliance due to high refractive index। पहला पॉइंट हमने इसके बारे में लिखा कि क्या है ये, कि कार्बन एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, डायमंड सॉरी, हाई ब्रिलियंस है, बहुत ज्यादा चमकता है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। ये हमने डायमंड के बारे में, इसकी डेफिनेशन कह सकते हो आप, हमने उसके बारे में बताया। अब इसकी प्रॉपर्टी पहली देखिए, हार्ड बहुत है, इट इज हार्ड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है और हार्ड है। हार्ड क्यों है? अब पहले मैं आपको एक पहले हार्ड का ही बता देता हूं। अगर ये हार्ड है तो जो चीजें हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये प्रॉपर्टी उसके बाद हम लिख देते हैं, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू
हार्डनेस की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई। अब हार्ड क्यों है ये? इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये हार्ड है। अगर आप बुक्स एनसीईआरटी की ओपन करोगे तो पेज नंबर 61 पे आपको डायग्राम दिखाई देगा डायमंड का। उस डायमंड के डायग्राम में आप देख सकते हो येलो कलर का बॉक्स है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको दिखेगा। 3D स्ट्रक्चर है इसका। 3D का मीनिंग है एक एटम कार्बन का चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे एटम से। चारों तरफ से जब चीजें जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 3D। तो हम लिखेंगे इट हैज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। इट हैज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। यही इसको हार्डनेस देता है। विच प्रोवाइड हार्डनेस। ये हार्डनेस इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही है कि स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक एटम बहुत टाइटली दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिससे ये क्या हो गया? हार्ड हो गया। अब अगर इसको बहुत ज्यादा गर्म करो, डायमंड को आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो ये अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है। ऑन बर्निंग इट गिव्स CO2 गैस। जलने पे ये CO2 गैस बाहर निकालता है। लास्ट हम इसका यूज, डायमंड का यूज कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी का तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फील्ड है जहाँ इसका यूज होता है, वो है कटिंग टूल। चीजों को काटने के लिए भी हम डायमंड को यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड एज कटिंग टूल्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ये है इसका कार्बन डायमंड के यूज। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हम डायमंड खुद भी बना सकते हैं जिसे आप आर्टिफिशियल डायमंड बोलते हो? तो आंसर है यस। अगर आप कार्बन के प्योर फॉर्म को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर मेंटेन रखो तो डायमंड बन सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये जो डायमंड आप बना रहे हो ये नेचुरल डायमंड से डिफरेंट होंगे। आराम से पता लगाया जा सकता है कि वो नेचुरल है या नहीं है। डायमंड तो बन गए लेकिन वो नेचुरल के मुकाबले छोटे भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। ये डिफरेंस रहेगा हमारे पास डायमंड का। तो हमने डायमंड की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कार्बन का दूसरा अवतार है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है। अब हम जब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं आपस में। जैसे पहली ही लाइन डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। पहला जो था वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट था और ये क्या है? ग्रेइश ब्लैक, काले कलर का सब्सटेंस है, लाइटर देन डायमंड। लिख सकते हो आप इसको, लाइटर देन डायमंड एंड सॉफ्ट टू टच। और टच करने पर ये सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड था। पहली प्रॉपर्टी में ही ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसको हार्ड बोला गया है, इसको सॉफ्ट बोला गया है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर था 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर पेज नंबर 61 पे आप देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ग्रेफाइट का। जैसे आप शादियों में जाते हो तो खाने की प्लेट्स जैसे रखी होती हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, उस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एरे स्ट्रक्चर। एक प्लेट के ऊपर 100 प्लेट रख दी जाती हैं, उनको बोलते हैं एरे ऑफ प्लेट्स। ऐसे ही 6 कार्बन एटम की एक रिंग बना लो और उस रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, फिर तीसरी, ऐसे ही अगर लाइन लगा दो ऊपर से नीचे तो उसको बोलते हैं हम एरे ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप लिख सकते हो, इट इज एरे ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग्स का मीनिंग है 6 कार्बन की एक रिंग बनाई, हेक्सा का मीनिंग 6, उन रिंग्स का एरे बना दिया तो वो होगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। डायमंड का 3D था, इसका एरे है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की तरह हाई नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन डायमंड। ये चीज भी डायमंड से अलग हो गई। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, यहां भी हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है सिवाय एक के, वो क्या कि बर्निंग पर ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जलाना केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। यहां भी सेम है, अगर ग्रेफाइट को भी बर्न किया जाएगा ये भी क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये चीज सेम है। ऑन बर्निंग इट ऑल्सो गिव्स CO2 गैस। हमने पहले ही बोला था कि एनोट्रोप्स इन अवतार में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल अलग होगी। केमिकल तो दोनों में सेम है, फिजिकल की बात करें तो दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। हमने कंपेयर करके देख लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका लो, ये बैड कंडक्टर वो गुड कंडक्टर, दिखने में ये दोनों बिल्कुल अलग। उसके बाद इसका नेटवर्क 3D, उसका एरे नेटवर्क है, अलग है। यूज और देख लेते हैं कहाँ यूज किया जाता है। ग्रेफाइट is used in making electrodes of cell। जो सेल्स आप यूज करते हो रिमोट वगैरह में या घड़ी का जो सेल होता है उसके इलेक्ट्रोड्स बनाने में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। अगर सेल को तोड़ के देखोगे तो ब्लैक कलर की पेंसिल या पाउडर निकलता है, वो ग्रेफाइट ही होता है। हमारे पास गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट को लेड के साथ मिला के पेंसिल का जो सिक्का होता है, जो पेंसिल आप यूज करते हो, पेंसिल बनाने में भी यूज किया जाता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन पेंसिल विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेड के कॉम्बिनेशन के साथ मिलाकर इसको पेंसिल में भी यूज किया जाता है। तो ये दूसरा अवतार था कार्बन का, जिसको ग्रेफाइट बोला गया। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों एक दूसरे से अलग है, प्रॉपर्टी से साफ शो हो रहा है, सारी चीजें अलग है, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी को छोड़ के वो दोनों की सेम है। तीसरा अवतार आ जाता है आपके पास फुलरीन। ये क्या है, जब ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हो तो इसमें से वेपर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। कोई भी चीज गर्म करते हैं तो आपको पता है वेपर्स निकलते हैं। उन वेपर्स पे अगर आप लेजर लाइट डालो तो आपको फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला गया है, फुलरीन बोला गया है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ लेजर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ लेजर लाइट ऑन, किसके ऊपर एक्शन किया, वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट, वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। तो इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि ये भी कार्बन का ही बना हुआ है, क्योंकि ग्रेफाइट अगर कार्बन का है तो ग्रेफाइट की बोल्ड जो है गर्म करने के बाद बोल्ड फॉर्म जो होती है, वेपर फॉर्म जो होती है, उसी से क्या बनाया गया है, फुलरीन बनाया गया है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज neither too hard nor soft। ना तो ये डायमंड जितना हार्ड है, ना ये ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट है। दोनों से अलग हो गई प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी अपनी अलग है। ना तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है जितना ग्रेफाइट है, ना ही ये क्या है, हार्ड है। ठीक है, neither it has higher melting point nor lower। ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है
ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। दोनों से अलग हो गई प्रॉपर्टी, इसका तो बहुत ज्यादा था, इसका कम था, इसका कहीं मिड में लाई कर रहा है। तीसरी चीज क्या थी हमारे पास फिर कि बर्निंग पे केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये भी सेम, अगर इसको आप फ्रीज कर देते हो तो ये डार्क कलर का सॉलिड बनता है, और उस डार्क कलर के सॉलिड को रूम टेम्परेचर में आप लिख सकते हो दीज आर डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर डार्क सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे डार्क कलर के सॉलिड हो जाते हैं, और अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये भी CO2 गैस देगा। ऑन बर्निंग इट ऑल्सो गिव्स CO2। ये केमिकल प्रॉपर्टी सब में सेम है, ये सब में सेम है कि गर्म करो तो सारे CO2 गैस छोड़ते हैं। बाकी ऊपर की प्रॉपर्टी जो थी वो सबकी अलग थी। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग hexagonal and pentagonal rings of carbon। अगर आप NCERT पेज नंबर 61 पे अलग देखो, फिर से देखो, तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर है, जो फुल रिंग का है, एक फुटबॉल जैसी शेप है। और अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो उसमें 6 कार्बन की भी रिंग है और 5 कार्बन की भी रिंग है। कुछ रिंग्स ऐसी हैं जिनमें 5 एटम दिखाई देंगे आपको, कुछ ऐसी हैं जिनमें 6 एटम दिखाई देंगे। इसलिए बोला गया है कि फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर हैविंग हेक्सागोनल का मीनिंग है 6 कार्बन एंड पेंटागोनल का मीनिंग है 5 कार्बन की रिंग्स आपको कार्बन की उसके अंदर दिखाई देंगी। नोटिस कर सकते हो आप आराम से बुक के अंदर, ठीक है। लास्ट में फुल रिंग का यूज क्या है हमारे पास, यूज भी दोनों से अलग है हमारे पास। इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट in an chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में फुल रिंग कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है। कैटालिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने के लिए, चेंज का मीनिंग दोनों आ जाते हैं, कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसे कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, उसके प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। प्रोडक्ट वही बनेगा जो पहले बन रहा था, सिर्फ स्पीड चेंज हो गई, या तो कम हो गई या फिर ज्यादा हो गई। तो ये 3 अवतार कार्बन के जिन्हें आप एलोट्रोप्स बोल सकते हो हमने पढ़े। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एक तो हमने मेंशन ही करी है कि तीनों ही गर्म होने पर CO2 गैस देते हैं, और दूसरी हमें पता ही है कि तीनों के तीनों कार्बन से ही बने हुए हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी ही है इसकी। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स, और फिनोमिना बोला जाता है एलोट्रोपी। तो आज हमने कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन मोस्टली सब जगह पाया जाता है। एटॉमिक नंबर 6 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है कि गेन करे या लूज करे, लेकिन फिर हमने देखा ना गेन करता है ना लूज करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और उस शेयर करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। और कार्बन अपने एटम्स के साथ, सेम एटम और दूसरे एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज आज हमने इंपॉर्टेंट स्टडी की वो किया एलोट्रोप्स और प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स में हमने देखा कार्बन के क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मीनिंग होता है जिनकी शेप को एक्सप्लेन किया जा सके। तीनों की शेप आपने एक्सप्लेन की है कि वो 3D स्ट्रक्चर है, इसका एरे है हेक्सागोनल रिंग का, और इसके पास फुटबॉल स्ट्रक्चर है, तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो तीनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, डायमंड, ग्रेफाइट, फुल रिंग, उनको हमने जो है वो एक्सप्लेन किया है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।